एक बार पुनः स्वागत है आपके अंबिका कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तकनीकी कारणों से लाइव नहीं हो पाया और उन्हीं प्रश्नों को लेकर अपने रिकॉर्डेड क्लास रहेगी और आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। शुरुआत करते हैं एक बार पुनः अपने प्रश्नों को लेकर। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोगों के दिया गया है, देश के अंतर्गत कुल उपयोगी जल संसाधन है। तो जल संसाधन की अगर अपने बात करें तो देश के अंतर्गत आप लोगों के 1122 जो घन किमी जो है वो आप लोगों के जल पुनः आप लोगों के जल उपयोगी हेतु उपलब्ध है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन कितना है। तो 432 घन किमी की अगर अपने बात करें तो ये आप लोगों के पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के दिया गया है, उसमें आपसे पूछा गया है नीरू मीरू जो कार्यक्रम है, नीरू मीरू की अगर अपने बात करें तो इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के किस राज्य से संबंध रखता है। तो आप लोगों के राज्यों की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है आंध्र प्रदेश जो है वो नीरू मीरू से संबंधित है। इसी प्रकार एक प्रश्न आप लोगों से नेक्स्ट पूछा गया कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या आप लोगों की कृषि पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो भारत के अंतर्गत आप लोगों के 2/3 जो जनसंख्या है वो आप लोगों किस पे निर्भर करती है, 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है, आप लोगों के कृषि पर निर्भर करती है। तो फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, पृथ्वी पृथ्वी पर आपके अलवणीय जल की मात्रा कितनी है। तो पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा की अगर अपने बात करें तो 3% जो है वो आप लोगों के क्या है, अलवणीय जल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उपलब्ध जल संसाधनों का हो रहा है। तो उपलब्ध जल संसाधनों के अंतर्गत निरंतर क्या आ रही है, उनकी गुणवत्ता के अंतर्गत कमी आ रही है जिसे अपने निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, कृषि में धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है। तो कृषि के अंतर्गत धरातलीय जल की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है 89% जो है वो आप लोगों के धरातलीय जल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं अपने। 8 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण किस मौसम में सबसे अधिक होता है। तो याद रखना गर्मियों के मौसम के अंदर सबसे ज्यादा होता है। 9 नंबर प्रश्न अपने से पूछता है गंगा किन शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है। तो दिल्ली और इटावा के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाती है आप लोगों के। नेक्स्ट प्रश्न है जल उपकर अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1977 के अंतर्गत आपके जल उपकर अधिनियम को क्या किया गया, लागू किया गया। भारत में किस राज्य में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण आवश्यक है। तो भारत के अंतर्गत एकमात्र ऐसा राज्य तमिलनाडु है जहां पे वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना आप लोगों के क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के वार्षिक जल प्रवाह का सबसे कम भाग उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है जो बेसिन जो है, जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, उस नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत सबसे कम किस नदी का अपने जल उपयोग कर पाते हैं। उससे पहले प्रश्न दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, उसमें पूछा गया कि भूजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला नहीं है।
तो भूमिगत जल की अगर अपने बात करें तो सर्वाधिक उपयोग करने में पंजाब और हरियाणा का नाम आप लोगों के रहता है। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है, कौन सा है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात के अंतर्गत भूमजल का उपयोग सबसे ज्यादा नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में आपके वार्षिक प्रवाह की अगर अपने बात करें, प्रश्न नंबर 14 की अगर अपने बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों को याद रखना है, 14 नंबर प्रश्न की अगर अपने बात करें तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को इसमें रखना है कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के वार्षिक जल प्रवाह का सबसे कम भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नर्मदा जो नदी है उसका सबसे कम आप लोगों के क्या है, जो जल है उसका उपयोग में लाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है? अहमदाबाद द्वारा किस नदी का प्रदूषण हो रहा है? अहमदाबाद के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है साबरमती जो नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी आप लोगों के मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश का विस्तार निम्न में से नहीं पाया जाता। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश जो है उसके अगर अपने बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है जो आप लोगों के ऑप्शन नंबर दिया गया है एक, कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है उसके अंतर्गत इसका आप लोगों के क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। तो 16 नंबर के अंदर आपको कर्नाटक याद रखना है। 17 नंबर की अगर अपने बात करें तो आपसे पूछा गया है हमारे देश में लोहा एसिड के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आप लोगों के लोहा एसिड के क्या है? प्रकार हैं। 18 नंबर क्या पूछता है? गैल की स्थापना कब की गई? गैस अथॉरिटी इन ऑयल इंडियन लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि 1984 के अंतर्गत इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 19 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है? अपरिष्कृत पेट्रोलियम ट्रेजरी युग के किस शैलों में पाया जाता है? तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम की अगर अपने बात करें तो ट्रेजरी युग की कौन सी शैलों के अंतर्गत ये पाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि अवसादी जो शैलें हैं उन अवसादी शैलों के अंतर्गत ये पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? प्रदूषण मुक्त व ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रदूषण मुक्त यानी जिससे प्रदूषण नहीं होता, ऊर्जा का असमाप्य यानी जो समय के साथ समाप्त नहीं होंगे। तो उसके अपने बात करें तो इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो आप लोगों के हैं ये आप लोगों के प्रश्न पूछा गया प्रदूषण मुक्त व ऊर्जा का असमाप्य रूप है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये चारों ही आप लोगों के क्या है? वैसे असमाप्य स्रोत है, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण मुक्त की बात की जा रही है तो इसमें आप लोगों को ज्यादा याद रखना है, चारों का नाम आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों के असमाप्य हैं और ये समय के साथ समाप्त नहीं होंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से आप लोगों को, इसमें अगर नहीं ऑप्शन दिया होता तो भी अपने बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सभी आप लोगों के प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। तो ये प्रश्न आप लोगों का टेक्निकल तौर से गलत रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है? 21 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? इक्कीस नंबर प्रश्न पूछता है भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहां पर किया गया, कब किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर अपने बात करें भूमिगत ताप की तो भूमिगत ताप का जो सबसे पहला जो उपयोग है वो आप लोगों के 1890 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? 1890 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 के अंतर्गत। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता? तो भूरे हीरे की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा खनिज भूरे हीरे के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट जो है वो भूरे हीरे के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल है? तो पवन ऊर्जा की जब अपने बात करते हैं तो इसमें राजस्थान, गुजरात का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में राजस्थान और गुजरात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों के जो दिया गया है वो दिया गया है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन महाराष्ट्र 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सॉरी 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ, 25 नंबर प्रश्न कहता है कि नगरपालिका कचरे की ऊर्जा में परिमित करने वाली परियोजना कहाँ संचालित है? 25 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है कि नगरपालिका के अंतर्गत जो कचरे से आप लोगों के ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली एक परियोजना जो बनाई गई है वो आपके कहां पर है? तो कचरे से ऊर्जा बनाने की जो परियोजना है वो आप लोगों के ओखला, नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो मुंबई हाई जो है वो मुंबई अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, एलोए धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले पता तो आपको ये होना चाहिए कि एलोए क्या होता है। एलोए का मतलब होता है जिसमें लोहे का अंश नहीं है, तो इसमें लोहे का अंश नहीं है, उसका उदाहरण नहीं है। नहीं की अगर अपने बात करें तो 27 नंबर के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है निकिल। बाकी जो सोना, सीसा, तांबा इनके अंतर्गत आप लोगों के लोहे धात्विक खनिज पाया जाता है, जबकि निकल के अंतर्गत आप लोगों के क्या पाया जाता है, एलोए धात्विक खनिज नहीं पाया जाता। बाकी में एलोए धात्विक खनिज पाया जाता है, सोना, सीसा, जस्ता, तांबा, निकल जो है वो आप लोगों के एलोए धात्विक खनिज का उदाहरण है, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट के उत्पादक राज्य की जब अपने बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ओडिशा जो है वो सर्वाधिक बॉक्साइट का क्या करता है, उत्पादन करता है। चाहे बॉक्साइट हो चाहे मैग्नीज हो, इनकी जब बात की जाएगी तो आप लोगों को याद रखना है किसका नाम है, ओडिशा का। 29 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, हाँ 29 नंबर प्रश्न अपने से पूछता है, वर्तमान में भारत में कितने तेल शोधन कारखाने हैं? तो भारत के अंतर्गत तेल शोधन कारखानों की जब अपने बात करें तो 29 नंबर के प्रश्न की अगर अपने चर्चा करें तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत के अंतर्गत वर्तमान के अंतर्गत आप लोगों के 23 तेल शोधन कारखाने क्या है, संचालित है। कितने हैं, 23, 23 याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न अपने से क्या कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है। नवीकरण का मतलब होता है जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। पवन ऊर्जा भी नवीकरण है, सौर ऊर्जा भी नवीकरण है, जैव ऊर्जा भी नवीकरण है। परमाणु ऊर्जा आपके क्या आता है, गैर नवीकरण में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो जाएगा। 31 नंबर क्या कहता है, निम्न में से नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है नहीं है। यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की जब बात करते हैं तो तारापुर महाराष्ट्र में भी है, राउतबाटा राजस्थान में है, केगा कर्नाटक में भी है, ओखला नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के इसमें आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि नीति आयोग जो है वो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। 33 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 33 कहता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया? तो सूखा संभावी की अगर अपने बात करें तो ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना आप लोगों की थी, कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अंतर्गत सूखा संभावी कार्यक्रम आपका संचालित किया गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, हाँ 34 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 34 नंबर प्रश्न पूछता है आप लोगों से
बरमौर जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो बरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया की जब अपने बात करते हैं तो ये प्रारंभ हुई थी आप लोगों के 1970। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1968 में प्रकाशित एरलिच की पुस्तक का नाम पूछा है। तो 1968 के अंतर्गत एरलिच द्वारा जो पुस्तक आप लोगों के प्रकाशित की गई थी उस पुस्तक का नाम था द पॉपुलेशन बम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की अगर अपने बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत हुई थी वो आप लोगों के कब हुई थी? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ की बात करें जब कब हुई थी? 1958 के अंतर्गत इसका आरंभ हुआ था। प्रथम चरण के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत की जब अपने बात करते हैं तब आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम दशक के अंतर्गत जो सिंचाई सुविधा प्रारंभ हुई थी वो 1960 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1960 के अंतर्गत। तो 37 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 आपका 1960। 38 नंबर क्या कहता है? चरण सेकंड का कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है? तो कृषि योग्य भूमि की जब अपने बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है कि सेकंड चरण के अंतर्गत जो कमान क्षेत्र जो निर्धारित किया गया था उसके अंतर्गत 14.110 लाख हेक्टेयर इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के इसमें सही रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है? 39 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? हाँ, 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछता है 2011 के अनुसार बरमौर क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार जब बात करें तो बरमौर जनजाति के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वो 39,113 यानी 39,113 व्यक्ति जो थे वो क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 39,113 व्यक्ति। SFDA का पूरा नाम आपसे पूछा गया। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है? SFDA का पूरा नाम। तो आप लोगों को याद रखना है लघु कृषक विकास संस्थान। कौन सा? लघु कृषक विकास संस्थान। तो लघु कृषक विकास संस्थान की अगर अपने बात करें तो शॉर्ट फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी या संस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है? बरमौर जनजाति क्षेत्र में कौन सी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है? तो बरमौर क्षेत्र की जब अपने बात करें तो यहाँ पर कौन सी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है? राविन जो नदी है वो अपने सहायक नदियों के साथ क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसमें हाँ 42 नंबर अपने से पूछता है इंदिरा गांधी नहर ने भूदृश्य बदल दिया। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र के भूदृश्य में क्या कर दिया? आप लोगों के परिवर्तन कर दिया। तो आप लोगों के इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर की जब अपने बात करते हैं तो ये राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, पाकिस्तान के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के 40 किलोमीटर के पैरेलल अगर अपने बात करते हैं तो इस क्षेत्र को इसमें रखा गया है। और ऑप्शन में आप लोगों के रखा गया है क्या? हरियाणा का, उत्तरी पश्चिमी पंजाब का, दक्षिणी पूर्वी पंजाब का। तीनों गलत हैं। कौन सा? उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4। ब्रेटलैंड रिपोर्ट का संबंध है। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट के संबंध की जब अपने बात करते हैं तो ये बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक आयोग के गठन किया गया था और उस आयोग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट को अपने ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं और ये रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के प्रस्तुत की गई थी किसके संबंध में? सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में। बरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ स्थित है?
तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों के ये स्थित है। हरिके बैराज बांध से निकली राजस्थान नहर पाकिस्तान सीमा के समानांतर कितने किलोमीटर है उस दरी से पहले भी चर्चा की थी। प्रश्न नंबर जो आप लोगों के 42 था उसमें मैंने बताया था कि 40 किलोमीटर पैरेलल ये चलती है अंतरराष्ट्रीय सीमा के। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के 46 नंबर प्रश्न की अगर अपने बात करें तो उसमें पूछा गया है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। तो प्रदेशीय नियोजन जो है वो आप लोगों के किससे संबंधित है, अगर इसकी अपने बात करें तो इसमें आप लोगों के ऑप्शन दिया गया आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, तीसरा दिया गया परिवहन जल तंत्र का क्षेत्रीय का अंतर, क्षेत्र विकास के अंतर्गत उसके विकास का उपागम। जब बात प्रदेश की आती है तो उसमें क्षेत्र विशेष को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, हाँ 47 नंबर प्रश्न अपने से पूछता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है, नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की जब अपने बात करते हैं तो इसके अंतर्गत किस जिले को शामिल नहीं किया गया। हनुमानगढ़ की बात करें शामिल है, चूरू की बात करें शामिल है, नागौर की बात करें शामिल है, सीकर इसमें शामिल है नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को इसमें याद रखना है कि आप लोगों के सीकर को इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पोषण विकास की संरचना किस वर्ष प्रतिपादित की गई। तो सतत पोषण विकास की जब अपने बात करते हैं तो इसकी संरचना के संदर्भ में जब अपने बात करते हैं तो इसकी जो संरचना है वो आप लोगों के 1987 के अंतर्गत प्रतिपादित की गई। ऑप्शन नंबर आप लोगों के 1 इसमें आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से मैग्नीज नहीं पाया जाता है। तो मैग्नीज की अगर अपने बात करें तो किस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत मैग्नीज नहीं पाया जाता है उसकी अगर अपने बात करें तो 49 नंबर प्रश्न के लिए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों के अंतर्गत आप लोगों के मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैग्नीज नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। 50 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, हाँ 50 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 50 नंबर प्रश्न अपने से पूछता है कि भारत में कितने प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। तो भारत में तेल शोधन कारखानों की अगर अपने बात करें तो आप लोगों के भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, एक तो बाजार आधारित और दूसरा कौन सा है, क्षेत्र आधारित। बाजार आधारित और क्षेत्र आधारित जो आप लोगों के है वो 50 नंबर प्रश्न का आंसर संख्या 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार निम्न में से नहीं है। तो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की जब अपने बात करते हैं तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो है हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता है, उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। 52 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र निम्न में से कहां स्थित है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र की जब अपने बात करते हैं तो दामोदर घाटी के अंतर्गत ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की जब अपने बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की जब अपने बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति आप लोगों के 2002 के अंतर्गत क्या की गई, प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर आप लोगों के सही रहेगा 3 नंबर। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हाँ 54 नंबर प्रश्न अपने को क्या कहता है, देश के 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियों की बात करनी है। तो देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों से पहले भी मैंने बताई थी, यमुना और गंगा जो है
वो देश की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा गया है 55 नंबर प्रश्न अपने 55 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 55 नंबर ये प्रश्न पूछता है आप लोगों से सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो सीपीबीसी पूरा नाम की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत सीमांत किसान विकास संस्थान, ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, सीमांत किसान विकास संस्थान। आप लोगों के ऑप्शन 3 नंबर सही रहेगा। 56 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछता है, 55 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं अपने। प्रश्न नंबर 55 आप लोगों से पूछता है कि पुनः देखते हैं एक बार 55 नंबर प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न अपने से पूछता है एसपीबी का पूरा नाम पूछा, एसपीसीबी का पूरा नाम। तो एसपीसीबी का पूरा नाम अगर अपने बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आप लोगों के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, तो नीरू मीरू भी इसमें शामिल है, हरियाली भी इसमें शामिल है, अरवारी भी इसमें शामिल है और चौथा ऑप्शन दे रखा उपयुक्त सभी। तो सभी इसके अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है। 57 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, 57 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, 57 नंबर प्रश्न की जब अपने बात करें तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है 57 नंबर अपने से प्रश्न पूछा गया है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सर्वाधिक समानुपात किस सेक्टर में है, यानी सबसे ज्यादा जल जो है उपयोग या सबसे ज्यादा किस सेक्टर के अंतर्गत जल पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया आप लोगों के कि सर्वाधिक जो अपने जल का जो उपयोग है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो आप लोगों के ऑप्शन दिया गया है इसमें सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग, कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सिंचाई के अंतर्गत आप लोगों के जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है कीटनाशक, जैविक प्रदूषण, लवण, विषाली धातु। तो अपने बात करें जब भारतीय नदियों के अंतर्गत जल प्रदूषण के सर्वाधिक की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है जैविक प्रदूषण जो है वो आप लोगों के नदियों के प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण रहता है। भारत में खनिज के मुख्य विस्तृत पेटियां है, तो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज की विस्तृत पेटियां वैसे 3 है, लेकिन एक हिमालय पेटी को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें हिमालय पेटी इसमें शामिल नहीं होता। जब मुख्य रूप से पूछे जाएगी तो केवल 3 पेटियां आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी है, उत्तर की, दक्षिण की और आप लोगों के उत्तर पूर्व की। एक हिमालय से रिलेटेड है लेकिन उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। केवल 3 पेटियां आप लोगों को याद यहाँ से रखनी है। लास्ट प्रश्न इस क्लास का, गद्दी जनजाति शरद ऋतु में निम्न में से किस क्षेत्र में ऋतु प्रवास करती है। तो ऋतु प्रवास की जब अपने बात करें तो आप लोगों के गद्दी जनजाति द्वारा जो ऋतु प्रवास किया जाता है वो किया जाता है कांगड़ा, ऑप्शन नंबर 4। 60 प्रश्नों की अपनी ये पेपर सीरीज थी और उम्मीद करता हूं आपके ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत काफी उपयोगी रहेंगे। आज की क्लास कुछ टेक्निकल कारणों से लाइव नहीं हो पाई थी और समय अभाव के कारण आज अपने इतना ज्यादा विस्तृत चर्चा भी नहीं कर पाए प्रश्नों को लेकर। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर डाउट रहता है, अगर आप लोगों के प्रश्न समझ में नहीं आया या उसके आंसर को लेकर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स के अंदर उस प्रश्न के बारे में मेरे से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद सभी का। एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह है, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आज के कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी टेक्निकल वजह से कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप पुनः मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।